दोस्तों, मैं हूं शिशिर और आप देख रहे हैं इंग्लिश पेज। मेरी वीडियोस करती है आपके वोकैब को एनरिच, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव और साथ ही साथ करती है मदद ताकि आप कर सके अपने बोर्ड एग्जाम्स में बेटर परफॉर्म। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज के इस टॉपिक की शुरुआत। तो जब हम लोग बातचीत कर रहे थे दोस्तों फाइनाइट वर्ब के बारे में, तो फाइनाइट वर्ब के तीन हम लोगों ने प्रकार समझे थे, तीन टाइप्स समझे थे। क्या क्या थे वो? हम लोगों ने फाइनाइट वर्ब का समझा था मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, यानी मेन एक्शन वर्ड जो होता है किसी भी स्टेटमेंट में। दूसरा हमने समझा लिंकिंग वर्ब, जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिंक करता है। तीसरा हमें समझना है ऑक्सिलरी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों, ऑक्सिलरीज दो तरह की होती है। पहली होती है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी और दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरी। अब बात करो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी की, तो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी बेसिकली तीन तरह के होते हैं, डू, बी और हैव। डू के अंतर्गत डू से रिलेटेड जितने वर्ड आते हैं, यानी डू, डज और डिड। बी से रिलेटेड वर्ब्स होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, और इसको आप देखते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। जबकि हैव से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं हैज, हैव, हैड। अब बात करेंगे हम किन का कैसे करते हैं प्रयोग इन प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज में। दोस्तों, डू, डज या डिड का यूज़ आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर टेंस में मिलेगा और वो होता है इंडेफिनिट। अगर इंडेफिनिट प्रेजेंट का है तो हम इस्तेमाल करते हैं डू का इस्तेमाल आई और सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जबकि डज का इस्तेमाल सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर इंडेफिनिट पास्ट का है तो हमें करना होता है यूज़ डिड का, और इन दोनों का यूज़ यानी कि डू, डज और डिड, इन तीनों का यूज़ अक्सर हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव में तो सीखते हैं, बट मेन वर्ब के साथ साथ इसका प्रेजेंस समझना थोड़ा सा हो जाता है चैलेंजिंग। जैसे कि आई डू टीच, आई डू राइट, आई डू कम्युनिकेट विद देम। तो यहाँ पर ऑलरेडी वर्ब है राइट, रीड, टीच, इसके बावजूद डू लगा हुआ है, या ही डज गो टू स्कूल, इसके बावजूद यहाँ पे डज लगा हुआ है गो के बावजूद। तो फिर इसका क्या मतलब निकलता है? दोस्तों, अक्सर हम डू, डज या डिड का इस्तेमाल मेन वर्ब के पहले तब करते हैं एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट में, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में तब करते हैं जबकि हमें एम्फेसिस देनी होती है किसी बात को। यानी कि यूँ समझ लीजिए, मैं कहता हूँ यदि मैं पढ़ता हूँ, तो एक सिंपल स्टेटमेंट हो गया मैं पढ़ता हूँ। अगर दूसरा स्टेटमेंट मैं पढ़ता तो हूँ, तो यहाँ पर आप अपनी बात पे एम्फेसिस दे रहे हो, अरे पढ़ता तो हूँ, मैं उससे बात करता तो हूँ। तो यहाँ पर ये जो करता तो हूँ, तो जो शब्द है इसका कोई एग्जैक्टली इंग्लिश वर्ड आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पर हम एम्फेसिस डालने के लिए, यानी कि बात पर जोर डालने के लिए, अपनी बात को एम्फेटिकली, प्रभावशाली तरीके से, ज़्यादा दबाव के साथ कहने के लिए हम इस तो का इस्तेमाल हिंदी में कर लेते हैं। अरे जाता तो हूँ मैं वहाँ। तो इसी का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि आपको करना हो, तो जैसा मैंने पहले बताया आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ होता है। तो आई डू राइट, दे डू टॉक टू मी, वो लोग मुझसे बात करते तो हैं। वैसे ही सिंगुलर में ही, शी, इट और नेम के साथ डज प्लस वी1 का इस्तेमाल एम्फेसिस करने के लिए करते हैं। जैसे शी डज कम टू स्कूल डेली, वो रोज स्कूल आती तो है। ही कम्स हियर डेली, वो यहाँ रोज आता तो है। तो इस तरह आप इसका करेंगे इस्तेमाल। अगर आपको पास में ये बात कहनी हो तो डिड का इस्तेमाल सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नंबर, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, आप दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं डिड का। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड गो देयर, मैं वहाँ गया तो था। आई डिड टॉक टू हिम, मैंने उससे बात की तो थी। अच्छा चलिए, अब आप मुझे तीन स्टेटमेंट दे रहा हूँ, तीनों की इंग्लिश जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। पहला है, उसने मुझे कॉल की तो थी, मैं उसकी कॉल रिसीव तो करता हूं। और तीसरा, मैंने ये संदेश उसे बतलाया तो था, कन्वे तो किया था, मैंने ये मैसेज उसे कन्वे तो किया था।
इन तीनों का इंग्लिश आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं दोस्तों बी वर्ब के बारे में, यानी कि इज, एम, आर, वॉज वर्ब के बारे में। अब जब बी वर्ब के बारे में बातचीत करते हैं दोस्तों, इज, एम, आर, वॉज वर्ब के बारे में, तो एक्चुअली में इनका आप पास्ट कॉन्टीन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस दोनों में यूज़ तो समझ जाओगे, बट इसके अलावा भी इनका यूज़ कैसे करते हैं दोस्तों। एक्चुअली में इज, एम, आर और वॉज वर्ब का इस्तेमाल कभी कभी आसन्न घटनाओं को प्रदर्शित करने में भी करते हैं। अब मैंने कहा आसन्न घटनाओं को, आप सोच रहे हो कि सर आपने ये क्या कह दिया। एक्चुअली में जब कोई घटना होने को होती है, बिल्कुल होने ही को होती है, तब आप इज, एम, आर या वॉज वर्ब, होने वाली थी कोई घटना, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इज, एम, आर 2+V1 का इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, सब्जेक्ट के साथ इज लगाना या एम लगाना या आर लगाना, फिर 2+V1 का इस्तेमाल करना, ठीक है। जैसे मैं ये किताब ओपन करने वाला हूँ या मैं ये किताब लॉन्च करने ही वाला हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई, और आई के साथ इज, एम, आर में क्या लगेगा, एम, आई एम, और उसके बाद क्या यूज़ कर रहा है, 2+V1, आई एम टू लॉन्च दिस बुक, मैं इस बुक को लॉन्च करने ही वाला हूँ, आई एम टू लॉन्च दिस बुक। सिमिलरली मुझे कहना हो मैं चाय बनाने ही वाला हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम टू प्रिपेयर टी। या मुझे ये कहना हो वो बच्चा सोने ही वाला है, दैट चाइल्ड, अब इज, एम, आर में से क्या लगाऊं, इज, दैट चाइल्ड इज टू स्लीप, ठीक है। मान लो कोई कपल जा रहे हैं बाइक पर, उनका बच्चा गिरने ही वाला है, ध्यान नहीं उनको है, तो आप कह सकते हो अरे ये बच्चा आपको गिरने ही वाला है, योर चाइल्ड इज टू फॉल। तो आप इस तरह से इज टू, एम टू, आर टू का इस्तेमाल करते हो। अच्छा, ये बात अगर पास में कहनी है तो वॉज टू, वर्ड टू होता है। आपको पता है कि वॉज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम, इनके साथ वॉज लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि वी, यू, दे के साथ वर्ब लगता है पास्ट में। तो मुझे कहना हो अगर कि वो लोग ये ज़मीन खरीदने ही वाले थे, वो लोग मतलब दे के साथ क्या यूज़ करें, दे प्लूरल है ना, वर्ब, दे वर, 2+V1, V1 वर्ब क्या है यहाँ पर, खरीदना, बाई, दे वर टू बाई, क्या खरीदने वाले थे, दिस लैंड, दिस प्लॉट, दे वर टू बाई दिस प्लॉट, वो लोग ये ज़मीन खरीदने ही वाले थे, ठीक है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल पास्ट में भी करते हैं। मैं ये गलती करने ही वाला था, आई वॉज टू कमिट दिस मिस्टेक, आई वॉज टू कमिट दिस मिस्टेक। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे इस तरीके से। अब मैं बात करूँ दोस्तों तीसरे प्रिंसिपल ऑक्सिलरी की, यानी कि हैव के अंतर्गत आने वाले हैज़, हैव और हैड की। तो दोस्तों हैज़ और हैव में भी वही कहानी है। हैज़ लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि ही, शी, इट और किसी नाम के साथ। आई एक एक्सेप्शन है, आई सिंगुलर तो है बट इसके साथ हैव का इस्तेमाल होता है। अब हैव का इस्तेमाल सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है और इसके अलावा आई के साथ भी हैव का इस्तेमाल होता है। क्यों करते हैं इस्तेमाल हैज़, हैव और हैड का? हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल हम करते हैं पोजीशन शो करने के लिए। पोजीशन का मतलब होता है दोस्तों आपके पास कोई चीज़ होती है तो आप इसको प्रदर्शित करने के लिए हैज़, हैव या हैड का इस्तेमाल करते हैं। हैज़, हैव का इस्तेमाल जहाँ पे प्रेजेंट में आपकी पोजीशन को शो करने के लिए किया जाता है, वहीं पे हैड का इस्तेमाल पास्ट में आपके पास कोई चीज़ थी ये बतलाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं छोटा था तो मेरे घर एक गाय थी। When I was a little child, my family या I had a cow. My family had a cow. जब मैं छोटा था तो मेरे परिवार के पास एक गाय थी। ठीक है। सिमिलरली आप कह सकते हो मेरे पास एक बहुत खूबसूरत सी कलम थी। I had a very beautiful pen. मेरे पास एक बहुत बड़ा सा बैग था। I had a big bag. लेकिन अगर ये बात प्रेजेंट में कहनी हो मेरे पास एक बैग है
तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव अ बैग, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। ठीक है। अगर ये बात सिंगुलर के लिए हो, मोहन के पास एक कार है, तो मोहन के साथ हैव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, हैज का इस्तेमाल करेंगे। मोहन हैज अ कार। आई होप हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल आप समझ पाए होंगे। आज के लिए सिर्फ इन्हीं प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज को समझाने के साथ करता हूं मैं इस वीडियो को एंड। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए गूगल फॉर्म एक छोटा सा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिसकी मदद से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को कर सकेंगे चेक। उम्मीद करता हूँ आपने जरूर इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।